हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 4th की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है भारत की जलवायु। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से बनते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जलवायु की। देखिए, जलवायु क्या है ये समझिए। देखिए, किसी विशाल क्षेत्र में जब एक लंबे समय तक, लगभग 30 वर्ष से अधिक, जब कोई मौसम रुक जाता है, पैटर्न बन जाता है मौसम का, तो उसे जलवायु कहा जाता है ना। अब मौसम क्या है? समय की किसी बिंदु पर वातावरण जो है, कहने का मतलब है किसी विशेष समय पर एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था बताता है मौसम, है ना। ये जो अवस्था है ये बदलती रहती है। मानसून क्या है ये समझिए। देखिए, मानसून का अर्थ है एक वर्ष में ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में होने वाला बदलाव मानसून कहलाता है ना। भारत का जो जलवायु है, भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है ना। भारत के बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जलवायु के कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, उस समझ लीजिए आप। जैसे देखिए, एशिया में इस तरह की जलवायु, भारत जैसी जलवायु दक्षिण और दक्षिण पूर्वी में पाई जाती है ना। देखिए, जलवायु नियंत्रण के कारक कौन कौन से? 6 कारक हैं। कौन कौन से? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण। ठीक है। देखिए, जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर तापमान, जब आप ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होता है? घटता जाता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में भी पहाड़ियाँ जो है वो ठंडी रहती है। एग्जाम्पल के लिए आप हिमालय ही ले लीजिए, है ना। देखिए, वायु दाब और पवन तंत्र ये तापमान और वर्षण के वितरण को प्रभावित करते हैं, है ना। समुद्र का जलवायु का समकारी प्रभाव पड़ता है। जो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, यह समुद्र से दूरी बढ़ने पर कम होती जाती है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र में जलवायु को प्रभावित करती हैं, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद रख लिए हैं। इसे याद रख। कोरियालिस बल एक शब्द आता है बहुत ज़्यादा। कोरियालिस बल क्या है थोड़ा समझिए। देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित, भारत जो है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। अब ये व्यापारिक पवनें क्या है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होता है व्यापारिक पवनें, है ना। दक्षिण की तरफ बहती हैं, मगर कोरियालिस बल की वजह से ये क्या होता है कि विक्षेपित होकर के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ जाती हैं, है ना। दाईं तरफ विक्षेपित होती हैं और निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की तरफ बढ़ जाती हैं। कोरियालिस बल क्या है? देखिए, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है ये, जो कि आभासी बल होता है। ये एक आभासी बल है। इसकी वजह से पवनें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, है ना। अच्छा, फेरल का नियम कहता है ये, ठीक है। कोरियालिस बल को फेरल का नियम भी कहा जाता है। फेरल ने ही ये नियम दिया, आगे इस पे बात करेंगे हम। ओके, अब जेट धाराएं क्या है? देखिए, क्षोभ मंडल में 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बहने वाली पश्चिमी हवाओं को जेट धाराएं कहा जाता है। गर्मी में इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और सर्दी में इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है। हालांकि बहुत सी जेट धाराओं को पहचाना गया है, जिसमें सबसे स्थिर जो जेट धारा है वो है मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं। इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। अब हम भारतीय जलवायु पे आते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले समझिए कि भारत जो है वो एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, ठीक है। यद्यपि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तथा कर्क रेखा के दक्षिण में भारत उष्ण कटिबंध में आता है, जबकि कर्क रेखा के उत्तर में भारत शीतोष्ण कटिबंध में आता है। इसके बावजूद भारत एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके 2 कारण हैं। इन दोनों कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो, अगर आप आगे एग्ज़ाम में क्लियर करते हैं प्री, उसके बाद आप मेंस में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं ना। इस टाइप के
से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो देखिए इसके दो कारण है। भारत के उत्तर में उत्तरी सीमा पे यानी हिमालय स्थित है। हिमालय के कारण साइबेरिया और चीन से चलने वाली ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण यहाँ वास्तविक ऋतु नहीं पाई जाती। जो कूट वाले प्रश्न होते हैं ना, उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर जो हवा चलती है उसे ध्रुवीय हवा कहते हैं। हिमालय स्पष्ट रूप से जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है यहाँ, अर्थात हिमालय के उत्तर में शीतोष्ण जलवायु और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अर्थात भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजन की भूमिका नहीं निभाती। अगर कूट में ऐसा आता है दो ऑप्शन कि इसमें से अगर ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है कि कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल क्रॉस, बिल्कुल नहीं। जो भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है हिमालय, ठीक है। अब देखिए कर्क, दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा कारण क्या है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में सागर जल गर्म हो जाता है। हवाएं जब गर्म होकर उठती हैं तो सागर जल का वाष्प भी हवाओं के साथ ऊपर उठता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती रहती है, लेकिन हिमालय जो है वो हिंद महासागर से उठने वाली नमी वाली हवाओं को यानी आर्द्रता वाली हवाओं को रोक कर वर्षा करा देता है, उधर नहीं जाने देता है उस पार, ठीक है। तो हिमालय की उपस्थिति के कारण ही दिल्ली में भी वर्षा होती है, जबकि दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ना। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसका पूरा आंसर ये हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कैसे है। तो अगर आपको ये दो कारण देने हो तो आप इजीली आप ये दो कारण लिख लीजिए, दे दीजिएगा एग्जाम में। इससे आपका नंबर बिल्कुल अच्छे से, एक तो आप बढ़िया से लिख पाएंगे ना, आप समझा पाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो इसका नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। देखिए मानसून अरबी भाषा के शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। देखिए मानसून का अर्थ है मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, दूसरी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहकर आती हैं उन्हें हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। यह मानसून भारत में केवल शीत ऋतु में ही चलती हैं। ये मानसून स्थल खंड से बहकर आती हैं, है ना। इसीलिए इसमें नमी की मात्रा नहीं होती, जिस कारण उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा नहीं होती। लेकिन ये याद रखिएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। क्या है कि उत्तर पूर्वी मानसून का वह भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर के बहता है, जब वह बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ सागर से पर्याप्त नमी ग्रहण कर लेता है और उत्तर पूर्वी मानसून की ये आर्द्रता युक्त हवाएं तमिलनाडु में पहुंचकर पूर्वी घाट से टकरा जाती हैं। और यही कारण है कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ठंडी के दिनों में भी भयंकर वर्षा देखने को मिलती है ना। दूसरा पॉइंट है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये मानसून भारत में ग्रीष्म ऋतु में बहती है। ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा में बहकर आती हैं। ये हिंद महासागर से बहकर आती हैं। भारत में 90% वर्षा इसी मानसून द्वारा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे भारत में वर्षा करता है। यह मानसून सर्वाधिक आर्द्रता युक्त हवाएं हैं। इस मानसून की जो हवाएं वो बहुत ही आर्द्रता युक्त हैं। अतः यह सिद्ध हो गया कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश है ना, सिद्ध कर दिया गया। भारत में दो प्रकार की वर्षा देखने को मिलती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में दो प्रकार की वर्षाएं देखने को मिलती है। ऋतु वर्षाएं, है ना। भारत में दो ऋतुओं में वर्षा देखने को मिलती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। अब इन पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा 1 जून से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक रहती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यह मानसून सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी घाट से टकराता है। केरल के मालाबार तट पर वर्षा करता है, पश्चिमी घाट से टकरा के, है ना।
इसके बाद क्रमशः 22 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून कोरोमंडल तट, आंध्र तट और उड़ीसा तट पर वर्षा नहीं कर पाता है ना। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में वर्षा लगभग 20 दिसंबर से आरंभ होकर के मार्च तक चलती है। भारत में शीतकालीन वर्षा दो प्रकार की हवाओं से होती है, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसून। पश्चिमी विक्षोभ क्या है ना, ये एक शीतोष्ण चक्रवात है जिनका जन्म भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर में होता है, यूरोप में। यानी यूरोप में जब भूमध्य सागर में, यूरोप में है भूमध्य सागर, ठीक है। जब भूमध्य सागर से शीतोष्ण चक्रवात पूरब की ओर चल देता है और भारत में प्रवेश करता है तो इसे पश्चिमी विक्षोभ के नाम दे देते हैं ना। पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पहाड़ी राज्यों में अर्थात हिमाचल और उत्तराखंड में देखिए हिमाचल में भयंकर बारिश के रूप में, हिमाचल उत्तराखंड में हिमपात के रूप में होती है, जबकि पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में जल की बूंदों के रूप में होती है। फिर से नोट कर लीजिए, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा पहाड़ी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के मतलब बर्फबारी होती है, जबकि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जल की बूंदों के रूप में मतलब बारिश होती है, नॉर्मल जैसे पानी वाली। ओके, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा कि भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं, विक्षोभ आता है, वो उसके बीच में कैस्पियन सागर भी पड़ता है ना। अब उत्तरी पूर्वी मानसून वही सेम उत्तरी पूर्वी मानसून है जिसके बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को, है ना, जिसमें वो हमारे जो शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहकर आती हैं उन्हें उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, अभी बताया मैंने, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है ITCZ, इसको थोड़ा सा समझिए। ITCZ को हिंदी में कहते हैं अंतः उष्णकटि अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी, ये दो चीज कहा जाता है इसे। कौन कौन सा? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र और दूसरा इसको नाम दिया गया है विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी, है ना। देखिए जब यह भारत में चला आता है तो इसे मानसूनी निम्न दाब द्रोणी कहा जाता है ना। इसे ध्यान रखिएगा आप। देखिए 22 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा पर होता है और 21 जून तक आते आते सूर्य कर्क रेखा पर चमकने लगता है। ITCZ जैसे जैसे उत्तर की ओर खिसकने लगता है, पछुआ जेट धारा की दक्षिणी शाखा कमजोर पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पछुआ जेट धारा हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है, अतः इसकी दक्षिणी शाखा का लोप हो जाता है ना। अब देखिए इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं ITCZ को। विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी में चूंकि दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर ऊपर उठती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को ITCZ कहते हैं, है ना। इसे ध्यान रखिएगा। देखिए चूंकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच विचरित करती हैं, जिसके कारण ITCZ भी विषुवत रेखा पर स्थिर नहीं रहता है, बल्कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर साथ साथ सूर्य के साथ साथ ये भी खिसकता है, उत्तर और दक्षिण की ओर डोलायमान होता रहता है ना, डोलायमान रहता है। ठंडी के दिनों में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ भी दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है। इसके चलते पूरे भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की अधीन हो जाता है पूरा भारत, है ना। ये सब चीज़ें आप नोट करिएगा, इससे कूट में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी होने वाला है तब तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल खंडों से बहकर आती हैं, इसीलिए इनमें नमी की मात्रा शून्य होती है। यही कारण है कि ठंडी के दिनों में भारत में अधिकांश क्षेत्र में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से वर्षा नहीं होती है ना। इसे तो हमें पता ही था। देखिए अभी मैं आपको एक चीज समझाती हूँ और ध्यान रखिएगा कि मानसून पूर्व फुहार मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की विशेषता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ आप याद रखिए कि ITCZ लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है और मई मंथ में के अंत में ITCZ जब
कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है ना। ये मई महीने के अंत में या तो तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं या हवाओं में नमी के कारण तेज मूसलाधार झंझावाती वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल में आने वाली इन तूफानों से बहुत विनाश होता है। इस तूफान को काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैसाख के महीने में घटने वाली घटना है। ये मई के मानसून के समय होता है। मई महीने में के आरंभ में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते हवाएं लो प्रेशर की ओर आकर्षित होती हैं और टकराकर ऊपर उड़ती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में वर्षा होती है क्योंकि समुद्र बहुत नज़दीक है और यहाँ वायु में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है। ये वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं है, वास्तव में इसे मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। और ये कौन तीन मुख्य रूप से? केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की विशेषता है ना। आई होप अब आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो रही होंगी जो समझाया गया है।